उसकी एक बार लिंक शेयर करा दो, कहना सारी जगह लिंक शेयर कर दें। अभी हेलो, आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों के पास? हेलो, आप लोग कमेंट करके बताइए आवाज़ आ रही है क्या? चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन मेनली आपका एक तो है कि आगे के प्रोग्राम आपको बताएंगे। दूसरा है आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, डाउट हैं, वो लाइव आपके दूर किए जाएंगे। थर्ड है आपको उपेंद्र सर से मिलाया जाएगा जो आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। आगे चल के वो आपको, अभी तो चलिए आपका जो एग्जाम है उसको टारगेट करके पढ़ाएंगे। आगे करके, आगे चल के वो मैथ और रीजनिंग आपको एसएससी लेवल तक की पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आगे जिनके भी एग्जाम्स हैं वो आराम से वहां से मैथ रीजनिंग पढ़ पाएंगे। ओके। पहली चीज कि दो एग्जाम्स आ रहे हैं। एक आ रहा है बीपीएससी में जो बिहार टीचर का है, और दूसरा आ रहा है जूनियर असिस्टेंट का। बिहार टीचर का बैच तो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया कोई, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं किसी न किसी बैच में। कोई आर ओ में है, कोई जूनियर असिस्टेंट में, कोई वीडियो में, और वो लोग भी वो एग्जाम दे रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। राइट। गुड इवनिंग गौरव। तो इनके लिए हम एक रोड मैप रखेंगे। कल जो ग्रुप कॉल हुई थी उसमें भी बात हुई थी। दूसरा है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट वालों का एग्जाम है, उन पे भी बात करेंगे कि क्या क्या आपके टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, जो रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है उस पे बात करेंगे कि वो क्या है, वो कैसे हेल्प करेगी आपकी। फिर लास्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री के 50 से 55 क्वेश्चंस उठाएंगे। वो एक नेक्स्ट प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं तो उसका पहला पार्ट होगा, मींस पहली क्लास होगी। हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें आपका, जैसे जीएस आपने जो स्टैटिक पोर्शन है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, वो तो जीएस का आप पढ़ चुके हो। मतलब जो थ्योरेटिकली किसी बुक की कोई हेल्प लेता है या किसी टीचर की हेल्प लेता है, किसी कॉपी से कोई स्टूडेंट पढ़ता है एक पूरे फॉर्म में, वो आपकी पढ़ाई हो गई। अब क्या होता है, स्टूडेंट को खुद ही नहीं पता चलता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घटना चक्र वगैरह सॉल्व करते हैं। घटना चक्र मेनली क्या है, जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन्हीं का ही ब्रॉड सॉल्यूशन है आपका। हम भी क्या करने जा रहे हैं, एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे आज का जो आपको टॉपिक कराया जाएगा वो भारत में यूरोपियों का आगमन। तो केवल यूरोपियों के आगमन से हमने 50 से 55 क्वेश्चंस ले लिए। अब उन क्वेश्चंस को सारी डायरेक्शन में आपको सॉल्व करा देंगे, लिंकअप करा देंगे चीजों से कि कैसे इनके आंसर्स निकालने हैं। ऐसे ही करके वन बाई वन करके हर एक टॉपिक का, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, हर टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन अब तक आए होंगे, चाहे वो घटना चक्र हो या कोई और बुक हो प्रीवियस ईयर, हम सारे क्वेश्चंस उठाएंगे और एक अच्छे फॉर्म में आपका कराते चले जाएंगे। तो दो चीजें आपको लेके चलनी है। एक लेके चलने हैं जो क्लास नोट है आपके, वो आपका बेस होगा, 80% क्वेश्चंस आपके वहीं से आ जाने हैं। दूसरा होगा आपका क्या, ये जो सॉल्यूशन होगा प्रीवियस एस क्वेश्चन का। तो केवल क्वेश्चन के आंसर नहीं बताएंगे, वो पूरा सॉल्यूशन बताएंगे।
उससे भी वो टॉपिक आपका रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस जो भी थोड़े बहुत गैप हैं वो भी भर जाएंगे। इसके बाद किसी और सोर्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां तक कि मॉक टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉक टेस्ट आप केवल उसलिए दोगे कि आपको अपनी टाइमिंग सुधारनी है, टाइमिंग देखनी है कि कितना टाइम लग रहा है सॉल्यूशन में। इसके लिए आप केवल कुछ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, बाकी आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोग्राम है। सबसे पहले तो आपको उपेंद्र सर से मिलवा देते हैं। उपेंद्र सर आपके आ जाइए। ठीक है, आवाज इसी, एक मिनट। तो उपेंद्र सर के बारे में पहले मैं इंट्रो दे दूं आप लोगों को। पहली चीज, ये भी पीसीएस इंटरव्यू तक गए हुए हैं, एसएससी में भी इनके टॉप क्लास मार्क्स प्री और मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पे जाओ इनका, तो एमपी बोर्ड के टॉपर रहे हैं अपने टाइम के, एनआईटी भोपाल से सीएस में बीटेक किया है इन्होंने। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मैथ और रीजनिंग आपको ये बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं। फिलहाल आपका जो एग्जाम है हम उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, तो उपेंद्र सर अब आपसे बात करेंगे, वो अपनी थोड़ी सी बात रखेंगे आगे, फिर हम नेक्स्ट उस पे चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। तो मैं उपेंद्र यादव, जैसा कि सर ने बताया है, तो मैं आपको जो कैलकुलेटिव चीज़ें हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जिसमें मैथ में अभी अभी जैसे जूनियर असिस्टेंट है, उसमें मैथ तो आता नहीं है, रीजनिंग आती है, उसके मैंने टॉपिक देके तो उससे रिलेटेड आपको बताया जाएगा और एक सिस्टमेटिक कराया जाएगा कि आपके क्वेश्चन यही नहीं कि जूनियर असिस्टेंट में या वन दरोगा या कुछ और एग्जाम में, उसके अलावा बाकी आप और भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, उसमें भी आपका रीजनिंग एकदम ऐसा होगा कि 100% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, और सही तो गारंटी है। जैसे जीएस में होता है, आपका जीएस में आपके क्वेश्चन कितने आते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस जीएस में, वही आपका रीजनिंग में भी आपके कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं, टाइम टेकिंग हो जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग टफ नहीं है, बट वो रीजनिंग टफ इसलिए बन जाती है कि टाइम टेकिंग होती है, और पेपर में टाइम उतना ही मिला है, उसके बाद जीएस भी करना है, मैथ भी है, रीजनिंग है, या हिंदी वाला है किसी का तो हिंदी है जैसे आर ओ में, तो वो टाइम टेकिंग ना हो तो उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएंगी। रीजनिंग के बाद आपको मैथ तो ऐसा कराया जाएगा, जो टीचर हैं चाहे बत्रा पे हैं और ऑनलाइन में, उनसे भी अच्छा अच्छा मैथ बताया जाएगा आपको कम टाइम में, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, और एक टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, सारी चीजें आपकी टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगी। सारी टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगी, चाहे रीजनिंग का हो, रीजनिंग में 12 से 13 टॉपिक हैं, उसमें कोडिंग डी कोडिंग है, नंबर से वो नंबर सीरीज है, और ये ऑड सम वाला है, और ये सबसे उसमें आता है टफ स्टूडेंट को लगता है कि आर्गुमेंट, वो स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट एजम्पशंस, ये थोड़े टफ साइड में जाते हैं, ऐसा लगता है कि इसको क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, सही से हो नहीं पाता है, बाकी तो हो जाते हैं। तो इसको आपको एक तरीका बताया जाएगा, आप देखते ही क्वेश्चन को बस पढ़ोगे और सीधा टिक कर दोगे कि आंसर दोनों है, एक सही है, या जो भी है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। तो मैंने अभी आपका कराया जाएगा जी रीजनिंग का, उसके बाद आपको मैथ को भी कराया जाएगा। मैथ में आपको 2 भागों में बांटा है मैथ को। मैथ्स आपकी एक है आपकी एडवांस में, और एक आपकी आएगी अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक है ना, वो तो आपके इस एग्जाम में आती है, एडवांस नहीं आती है। एडवांस में आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब आ जाता है, तो ये तो अभी आपके एग्जामों में नहीं है। बट जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक आपकी आती है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, चक्र वो आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको सीधा ट्रिक से ऐसे बताया जाएगा, आप देखते ही 10 से 30 सेकंड में, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एसएससी के लिए तो एकदम उसमें और कम टाइम होता है, उसमें तो 5 सेकंड में आपका सीधा आंसर आ जाता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेटर तो आधी सेकंड उस पर जाएंगे 30 सेकंड तक, बाकी 1 मिनट से ऊपर तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी कैलकुलेटिव क्यों ना हो। उसकी सारी ट्रिकें बताई जाएंगी। हाँ, ये गौरव गौरव राय बोल रहे हैं, स्लोइजम, इसका भी आपको सबको सही तरीका बताया जाएगा।
रीजनिंग में पहले कैलेंडर एवं क्लॉक शुरू करवा दीजिए सर। हाँ, इसका आपको बताया जाएगा। जैसे क्लॉक का है, क्लॉक के फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला कर लिया, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप कर लोगे। क्लॉक का तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूंगा। उसका कैलेंडर है, कैलेंडर का ही फॉर्मूला है। जैसे कि आप किसी ने पूछा कि आज संडे है, तो 1995 में आज के दिन क्या होगा, कौन सा डे होगा, दे दिया 2000, आगे फ्यूचर का दे दिया कि 2027 में क्या होगा, या पुराना दे दिया, तो वो आपके एक फॉर्मूले बेसिस से है। एक कोडिंग डिकोडिंग टाइप का है। ये इसको मंथली को बांट दिया है, मंथ को बांट दिया है और ईयर को बांट दिया है, तो उस हिसाब से आपके कैलेंडर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कैलेंडर के भी होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं और फिर लास्ट में छोड़ना ही पड़ता है यार, नहीं तो टाइम लेके चला जाता है। तो कैलेंडर क्लॉक इसका आपको एकदम तरीके से बताया जाएगा। और कैलेंडर और क्लॉक एक एक क्लास में, दोनों एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको कैलेंडर और क्लॉक की कोई भी क्वेश्चन की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहीं से वीडियो देखनी है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बाकी कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम में बहुत ईजी आती है। उसमें कुछ है नहीं, 2-4 पैटर्न है, उन पैटर्न को देखना है। सबसे पहले वो क्लिक करेंगे, माइंड में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक दूसरे तरीके से करेंगे। बाकी इतना बड़े पैटर्न है नहीं। तो आपको रीजनिंग का आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। और मैथ की बता रहा हूँ आपको, मैथ का तो आपको इतना सॉलिड करा दूंगा जिसकी आप वो करोगे। जैसे जीएस है, जीएस में आपको कोई दिक्कत आती है? बिल्कुल नहीं आती। जीएस में चाहे अभी बंदरोगा था, अभी चल रहे हैं वो बैच 3 बैच, तो उसमें आपको जीएस में कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे आपके मैथ हो गई, रीजनिंग होगी, जीएस होगी, आपके सब्जेक्ट बचते कौन से हैं? एक हिंदी है, हिंदी आपको कराई दी है, कंप्यूटर कराई दिया है आपको। जो भी अगर अभी ऐसे यूपी के कोई भी एग्जाम में इंग्लिश नहीं है, वरना आपको इंग्लिश का भी कराया जाएगा। तो आपकी होलिस्टिक वे में, कॉम्प्रहेंसिव वे में यहाँ पूरी तैयारी हो जाएगी। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज में बहुत परेशानी होती है। हाँ देवेंद्र कुमार, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो आप देखते ही सीधे क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन देख के आप अंदर टिक कर दोगे। 5 से 7 सेकंड में आपका हो जाएगा। रीजनिंग आप टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग आपको टॉपिक बाई टॉपिक कराया जाएगा। वंदरोगा में कराया था, वो लास्ट में कराया था थोड़ा बहुत, टाइमिंग की उसकी वजह से, कि मेरा भी एग्जाम चल रहा था, यूपीएससी का था, तो इस वजह से। वरना आपको एकदम टॉपिक बाई टॉपिक करा देते। और सब सारे एग्जाम्पल लिए जाएंगे, जो भी चाहे ऐसे बड़े ऊंचे से ऊंचे एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, फिर आपके एग्जाम है, उनमें से सारे एग्जाम्पल कराए जाएंगे। तो उसके बाद आपको परेशानी होगी नहीं बिल्कुल भी। चाहे वाटर इमेज हो, मिरर इमेज हो, सिलोजिज्म हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, नंबर सीरीज हो, और साइन चेंज वाला है उसमें भी थोड़ा दिक्कत आती है। ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन के बाद आपका डीआई का आता है जो ग्राफ वाला आता है। ग्राफ में टाइम टेकिंग हो जाता है, जैसे पेट में आते हैं वो 10 क्वेश्चन है पेट के, वो आपको इजीली कर लोगे। कभी कभी डीआई के ऐसे फंस जाते हैं जो दिक्कत कर देते हैं, मतलब मेनली टाइम टेकिंग का होता है। बाकी उसकी वजह से और दूसरे पे इफेक्ट आ जाता है, तो वो भी अपने लिमिटेड टाइम में हो जाए और लिमिटेड टाइम के साथ साथ करेक्ट हो, जिससे अपन पूरे के 100% उसमें लिए जाए नंबर, जो कैलकुलेटिव चीज है। चलिए अब राय सर से बात कर लीजिए। तो अभी आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का एक बताया कि आगे क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। जो आपकी अभी पेन टैप पे भी क्लासेज हुई थी, वो भी उपेंद्र सर ने ही आपको मैथ रीजनिंग की कराई थी। अब वो थोड़ा डिटेल में कराएंगे, सारी चीजें एक फॉर्मेट में होंगी, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक। तो वो बाद का काम है। अभी आपके जूनियर असिस्टेंट में जो भी टॉपिक्स रह गए होंगे या जिनका वेटेज ज्यादा हाई होगा, उस पे क्लासेज आपकी आ जाएंगी, ठीक है, एग्जाम के पहले। उसके बाद एक ब्रॉड वे में जैसे हमने किया था कि जीएस का हर एक सब्जेक्ट आपका शुरू से लेके एंड तक एक तरीके से खत्म हो गया। तो फिर जीएस अब आपको कोई भी एग्जाम देने जाओगे, वही जीएस आपका बेस होगी। थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम रिवीजन प्रोग्राम जो चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं और लास्ट में जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने उसको करेंगे। सबसे पहले रिवीजन प्रोग्राम देख लेते हैं।
कहाँ पे चल रहा है? तीनों बैचों का एक कंबाइंड बैच बना है, RO जूनियर असिस्टेंट और VPO न्यू वैकेंसी। जो भी स्टूडेंट इन बैचेज में नहीं ज्वाइन हो पाए अभी तक, दैट मीन्स ऐप पे तो आपने कोर्स लिया होगा, सारा कंटेंट मिल गया होगा, लेकिन अगर टेलीग्राम पे आप कंबाइंड बैच में नहीं हो इन तीनों के, तो आपको क्या करना है, सर्वन को अपना मैसेज डाल देना है, वो आपको वहां पे ऐड कर लेंगे, जिससे आप अपडेटेड भी रहोगे प्लस रिवीजन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब ये मेन टारगेट किसको कर रहे हैं? रिवीजन प्रोग्राम तो चल रहा है इन तीनों बैचेज के लिए, टारगेट अभी हम कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को और जो आपका आ रहा है बिहार का टीचर, कि पहले वो सब्जेक्ट्स हो जाएं जो आपको यहां काम आने हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी आज खत्म हो गई, कल आपका उस पर टेस्ट होगा, ये तो सबको पता है। मॉडर्न हिस्ट्री का आशा है कि आप लोगों ने बेस्ट तरीके से रिवीजन कर लिया होगा, है ना? आप लोग बताइए, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए, रिवीजन हो गया आपका कंप्लीट कि नहीं हुआ? अच्छा, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? इसके बाद जब मॉडर्न खत्म हो जाएगी तो मिडाइवल शुरू होगी, इसमें भी 4 to 5 डेज लगेंगे, और फिर आपकी एंशिएंट, क्योंकि हिस्ट्री आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है। 30% किसी भी छोटे एग्जाम में हिस्ट्री से ही इसके क्वेश्चंस आते हैं, 30%। तो इसीलिए इसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जूनियर असिस्टेंट वालों का पहले है, तो इनका क्या कर रहे हैं हम, ट्यूसडे से, यानी आज 6 है, 8 तारीख से, 8 अगस्त से क्या करने जा रहे हैं, एक पैरेलली, एक जीएस तो आपका चलेगा ही चलेगा, पैरेलली एक सब्जेक्ट और आपका चलेगा जूनियर असिस्टेंट वालों का, वो क्या होगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो आपको क्लासेज प्रोवाइड कराई गई हैं, वीडियो क्लासेज, उनका आपको रिवीजन करना है, प्लस टास्क दिए गए हैं, उनमें MCQs प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आप सुबह में क्या करोगे, जीएस भी रिवाइज करोगे प्लस कंप्यूटर रिवाइज करोगे, इवनिंग में आपका कंप्यूटर का उसी दिन उस टॉपिक का टेस्ट हो जाएगा। तो सपोज करो एक टॉपिक आपने पढ़ा, तरीके से पढ़ लिया, उस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो आपके सामने आ गए, आपने उनका सॉल्यूशन पढ़ लिया, तो आपका वो टॉपिक क्लोज हो गया। इसके बाद उससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर के बाद हम साथ में यूपी स्पेशल शुरू कर देंगे। दैट मीन्स कंप्यूटर में मुश्किल से 3 डेज लगेंगे। 3 दिन में जब आपका कंप्यूटर हो जाएगा, तो उसके बाद यूपी स्पेशल शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल भी 20 नंबर का आना है आपका, कंप्यूटर का भी अच्छा खासा वेटेज है, और लास्ट में हिंदी पे चले आएंगे। तो जब जो पैरेलली चीजें चलेंगी, तो यहाँ पे आपकी जीएस भी कंप्लीट हो जाएगी प्लस अदर सब्जेक्ट्स। जीएस और अदर सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। सर, आप इतनी मेहनत से पढ़ाते हो और आपकी वीडियो पर व्यू बहुत कम आते हैं, ये देखकर दिल से बुरा लगता है। कोई बात नहीं, जितने लोगों तक चीजें पहुंचानी हैं, उतने लोग बेस्ट तरीके से इस चीज को लेके वो सफल हो जाएं, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी आप लोगों का भी बनता है कि आप लोग, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, शेयर करते रहा करो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज हो रही है, मेहनत हो रही है, तो थोड़ा आप लोगों को भी सपोर्ट करना होगा, शेयर करते रहो, एक ना एक दिन चीजें पहुंचेंगी, है ना? अच्छी चीजें समय लगता है कभी कभार, लेकिन पहुंचती हैं, सही जगह पे पहुंचेंगी जरूर। अब आते हैं हम बिहार टीचर वालों पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, काफी ज्यादा है। अब जब नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, तो यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इन स्टूडेंट्स को भी क्या करना है, अपना 100% देना है। जीएस आप पढ़ते रहो, बेसिक साइंस ट्यूसडे से आपका भी बेसिक साइंस शुरू हो जाएगा। साइंस पे भी जैसे ही खत्म होगी, 2 से 3 डेज लगेंगे, आपकी बेसिक साइंस खत्म हो जाएगी। फिर उस पर 2 टेस्ट मिनिमम हम ले लेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस इसमें हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे फिर मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ जाएगा आपका। जब आप 200 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, उनका सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हो, वो सॉल्यूशन से एक्स्ट्रा पॉइंट अपने नोट में ऐड कर लेते हो, प्लस जो आपने क्लास में पढ़ा वो कर लोगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है?
तो बेसिक साइंस आपकी जो बिहार टीचर दे रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जानी है। जब आपकी बेसिक साइंस कंप्लीट हो जाएगी तो हम आ जाएंगे बिहार स्पेशल पे। बिहार स्पेशल में आपको बिहार की जीएस पढ़ा दी गई है, प्लस करंट भी आपको इसी यूट्यूब पे मिल जाएंगे चैनल पे। तो ये करंट पढ़ लेना। साथ में जिनका एग्जाम है आपको 1 आवर पर डे करंट पढ़ते रहना है, जो मैंने बताया। अगर यूपी का एग्जाम है आपका तो आप किसी घटना चक्र का करंट अफेयर्स ले लो या घटना सार वालों का ले लो। अगर बिहार का है तो एजुटेरिया का एक अर्धवार्षिकी करंट आया, उसको लेके पर डे करंट आपको खुद से पढ़ते रहना है। जैसे ही हमारी चीजें कंप्लीट होगी, टाइम मिलेगा तो करंट के हम इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स उठाएंगे जहां से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, उन पे डिस्कशन हो जाएगा और उन पे आगे आप लोगों को करा देंगे। लेकिन अभी से आपको क्या करना है, करंट पर डे पढ़ते रहना है 1 आवर। ये तो हमने बात कर ली आगे की कि आपको रिवीजन प्रोग्राम में करना क्या है। अब बात करते हैं कि रिवीजन प्रोग्राम आपका ऐसे ही चलता रहेगा। पहले हिस्ट्री कंप्लीट होगी, इसके बाद हम पॉलिटी पे आ जाएंगे, पॉलिटी कंप्लीट होगी, देन ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। जिसका जितना ज्यादा वेटेज वही सबसे पहले करेंगे, ठीक है, उसी ऑर्डर में करेंगे। जब आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में हम आएंगे इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट पे, ठीक है। और इसके पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी के आसपास आपकी यूपी स्पेशल भी करा दी जाएगी, क्योंकि यूपी स्पेशल का वेटेज यूपी के एग्जाम्स में अब बढ़ने लगा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी ऐसे ही चलती रहेंगी। ये मेनली फोकस किसको करके हो रहा है, जिनके पास अभी टाइम है कम से कम 2 से 3 मंथ का। ये है RO प्लस BPO न्यू वैकेंसीज वाले स्टूडेंट। आपके पास टाइम है, आप एकदम सुकून से पर डे जितना आपको टास्क दिया जाए उतना आप पढ़ते रहो, कवर करते रहो। सेल्फ टेस्ट करना है तो आपको क्या करना है, उसी पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपने टॉपिक पढ़ा है। खुद को देखो, पढ़ाई बिना पेशेंस के पढ़ाई नहीं होती है। जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, एक नजर देखा उनको लगा कि नहीं ये काम का है, नहीं है, जो ऐसे डिसाइड करते हैं उनको कोई भी चीज काम की नहीं लगती है। काम की उनको वो लगती है जो लेंदी होती है, बहुत सारा जिसमें एक स्टोरी टाइप की दी रहती है, काम का कुछ नहीं आता है। फिर वो अपना टाइम खराब करते हैं, बार बार एग्जाम्स में रह जाते हैं। वो चीज नहीं करनी है। जो आपको पढ़ाया गया है, अगर उसका चेक करना है कि कैसा पढ़ाया गया, आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाओ, उन टॉपिक्स के आप क्वेश्चंस करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कितना यूजफुल होने वाला है और क्या नहीं। बाकी कुछ लोग कर रहे होंगे तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या यूजफुल हो रहा है, कौन से एग्जाम्स में आपका आ रहा है, या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में कितने % क्वेश्चंस आपसे हो जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। रिवीजन आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या चलेगा आपका, घटना चक्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। घटना चक्र वाले क्या करते हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, RAS हो, MPPSC हो, UPSSC का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ की यूपी पुलिस का भी, MP पुलिस, ये क्या करते हैं, GS के सारे क्वेश्चंस उठा लेते हैं टॉपिक वाइज, उनका सॉल्यूशन कराते हैं आपको। सॉल्यूशन थोड़ा डिटेल में दे देते हैं तो वो टॉपिक इनके हिसाब से भी कवर हो जाता है। बट पढ़ने का ये तरीका, अगर आपने एक बार बेसिक चीजें नहीं पढ़ी हैं, आपका एक माइंड मैप नहीं बना है, तो पढ़ने का ये तरीका किसी सब्जेक्ट को शुरू करने का मैं नहीं मानता हूं कि अच्छा है। लेकिन जब आपकी बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई, आपको उस टॉपिक की अच्छी खासी समझ हो गई, फिर गैप भरने के लिए ये बेस्ट तरीका है। लेकिन इसका यूजफुल कितना है ये ध्यान रखो कि UPPCS जितने भी प्री देते हैं, 70 से 80% स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़ के एग्जाम निकाल लेते हैं। जब वो PCS निकाल लेते हैं तो यूपी के कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, घटना चक्र में जैसे आपका आज कराएंगे, तो आज का टॉपिक क्या है, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन, यहां से शुरुआत करेंगे। इस पे 50 से 55 क्वेश्चंस उठा लिए, तो यूरोपियों के आगमन पे जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सारे आ गए।
उन क्वेश्चंस के हर एक ऑप्शन को हर डायरेक्शन में हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा, प्लस सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। कुछ एक दो चार क्वेश्चंस जो हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे, उसको नोट करते चलना। ये प्रोग्राम पूरा आपका कहाँ चलेगा? यूट्यूब पे चलेगा। हाँ, रीजनिंग मैथ आपका अभी शुरू हो जाएगा, कल या परसों से शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट 5 से 7 डेज में आपके, चाहे बिहार टीचर का हो चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, इनके लिए इतना हो जाएगा कि आपके एग्जाम्स में जो जो टॉपिक आते हैं वो सारे हो जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना आपको। मयंक बोल रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस हो रहे हैं 90% तक। बाकी लोग भी बताइए कि कितने परसेंट क्वेश्चंस आप लगा रहे हो एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद, कितने परसेंट क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रिवीजन प्रोग्राम जो आपका चलेगा वो बेसिकली किस पे बेस्ड है? जो आपके क्लास वीडियोज हैं प्लस क्लास की पीडीएफ। रिवीजन प्रोग्राम के बाद साथ में आपकी चीजें चल जाएंगी क्या? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पे। दैट मीन्स अगर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की तो मॉडर्न हिस्ट्री को हमने 15 टॉपिक में डिवाइड कर लिया। हर एक टॉपिक पे 50 से 55 क्वेश्चंस हो जाएंगे विद सॉल्यूशन। अब मॉडर्न हिस्ट्री में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो आपका यहां से कंप्लीट हो गया। ज्ञानोदय जनता दरबार सर मैंने तो कल ही ज्वाइन किया। कोई नहीं, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं आप लोग इतना ध्यान रखना, पेशेंस के साथ पढ़ना। यहाँ पे जुड़े हो ना, तो यहाँ पे सतही चीजें नहीं हो रही हैं। अगर जैसे स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं ना कि सर व्यूज कम आ रहे हैं, हाँ मुझे भी पता है और मुझे पहले से पता था बहुत कम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें नहीं कराई जा रही हैं जो स्टूडेंट को इजीली लाइक करते हो। वो चीजें कराई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीजें आपको कराई जा रही हैं जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, फंडामेंटल चीजें, जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम होता है। जब इकट्ठा आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाए, 150 पेज दे दिए जाए, उनको समझाया जाए, आपको पर डे 2 से 3 घंटे बैठना पड़े, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गौरव राय बोल रहे हैं 80% क्वेश्चन हो रहे हैं। सही है, जो जैसे पढ़ रहा है आप पढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी भी एग्जाम में 70% मैक्सिमम कट ऑफ जाता है अगर वो एग्जाम का लेवल ठीक ठाक रहा। अगर नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ दिए कि गांधी जी भारत कब आए, ये आंदोलन कब शुरू हुआ, बिल्कुल नॉर्मल, तब वो 80% तक जाता है। नहीं तो 70% कट ऑफ बहुत मुश्किल होता है, ये ध्यान रखना। तो 70% भी अगर क्वेश्चन सिर्फ एक चीज से आपके हो जा रहे हैं और बाकी चीजें नहीं है, तो आपका लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ, हम ये देख के चल रहे हैं कि आप लोगों का ना कोई भी एग्जाम दो, एक बार आपने पढ़ लिया सारे सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम दो आप इन्हीं नोट्स को रिवाइज करो, बड़े आराम से आपका काम हो जाए। अब आप लोगों के जो भी डाउट हैं आप लोग बोलिए, 1 बाय 1 करके सारे डाउट्स पे बात करते हैं। हाँ, इसमें ओपन होगा। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप लोग बोलिए, हम सारे डाउट्स पे 1 बाय 1 करके बात करते हैं। हाँ, बिहार की डेट 24 और 25 है। बिहार के लिए मैंने बता दिया, आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। जो बिहार स्पेशल आपको क्लासेज दी हैं उनको ध्यान से देख लेना, मैंने बताया। उसके अलावा आपको केवल बिहार का बजट, आर्थिक समीक्षा, 2 चीजें, प्लस बिहार की जो वन स्थिति रिपोर्ट आई हो, अभी हाल ही में टाइगर रिपोर्ट भी आई है। पिछली बार जो जारी हुई थी उसमें देश भर में तो बताया था, लेकिन स्टेट वाइज रिपोर्ट अभी 2-3 दिन पहले जारी हुई है, 29 जुलाई को जारी हुई है। ठीक है, तो वो आपको करनी है, टाइगर रिपोर्ट कर लेना। बिहार स्पेशल करंट आपको दिया है, एजुटेरिया ले लेना, उसको भी पढ़ लेना, तो बचे हुए करंट उसमें आ जाएंगे सारे। इंडिया लेवल का भी करंट आ जाएगा। इतना तैयार रखो, मैथ रीजनिंग यहाँ पे हो ही जाएगी आपकी, तो आपका एग्जाम हो जाएगा। और बोलिए कोई, जिसके जो भी डाउट्स हैं आपके किसी भी चीज से रिलेटेड हैं, किसी टॉपिक में डाउट है आप बोलिए, वो टॉपिक उस पर भी बात हो जाएगी। किसी टॉपिक में आपका डाउट है?
तो चलिए हम शुरू करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भारत में, ये देख लिए, ये क्या है, इसका हेडिंग क्या है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। है तो ये कुछ ज्यादा वो नहीं हो गया। जो पेड क्लास नहीं लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, उनके लिए, जो पेड क्लास नहीं लिए हैं उनके लिए बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा है। ये कंटेंट भी आपके लिए आ रहा है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे कंटेंट आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। इसका थोड़ा साइज छोटा करो, हल्का सा। हम्म हाँ, बिहार टीचर जो लोग भी दे रहे हैं, जीएस ध्यान रखो, जीएस आपकी यही आनी है। बिहार के एग्जाम में तो बिल्कुल आनी है, यूपी के एग्जाम्स में आनी है। जीएस पूरी यहीं से आएगी, जो आपको आज पढ़ा, जो मतलब क्लासेज में पढ़ाई गई है, चाहे आरओ के बैच में और चाहे जूनियर असिस्टेंट वाले बैच में, जीएस पूरी यही आएगी। बिहार स्पेशल आपको अलग से करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग करनी पड़ेगी, बाकी आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन साइज ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का जवाब भी देना है, क्योंकि ये चीज आपकी रिवाइज हो चुकी है। ठीक है, तो जब आप लोग जवाब दोगे उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? इसका जवाब क्या होगा? वास्को डिगामा कालीकट कब आया था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जानते हो आप लोग क्या है? थोड़ा कमेंट में बताइए, किसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप? चलिए इसका आंसर क्या है? 1498। कहीं कहीं पे 1498, कहीं कहीं पे इस पे दिया रहता है डेट की अगर बात करो तो कहीं पे 17 मई भी है और कहीं पे 20 मई है। ठीक है, इस डेट में ये आया था। कहीं पे दिया रहता है आपका कि जेमोरिन ने इसका स्वागत किया। जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम्स हैं वहां पे जेमोरिन ने स्वागत किया है, यही मान के चलना। जो थोड़े बड़े एग्जाम है जैसे आपका स्पेक्ट्रम है, उसमें दिया है कि जेमोरिन से इसके संबंध ज्यादा सही ठीक थे नहीं। तो अगर संबंध ठीक नहीं थे तो स्वागत कैसे किया, है ना? बट जेमोरिन वहां पे था, ये बात ध्यान रखो। आ गया, बाकी तो कोई है ही नहीं, और यही आया। तो इसी के साथ ही पहली फर्स्ट जो है ना आपकी यूरोपियन कंपनी भी इंडिया चली आई। मतलब पुर्तगीज फर्स्ट थे, और पहला पुर्तगाली कौन था आपका? वास्को डिगामा। हाँ, केप ऑफ गुड होप क्या है? पहले केप ऑफ गुड होप एक प्रकार का मार्ग है। जब यूरोपियन आते थे पहले तो पूरा चक्कर लगा के आते थे, अब इनको एक नया मार्ग मिला। अफ्रीका जो है ना आपका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के नीचे से यहां से आते थे, और यहां से इस मार्ग को बोला गया कि ये केप ऑफ गुड होप है, और यहाँ पे आपका क्या है? इंडिया था। तो ऐसे करके ये लोग आते थे। और इसको केप ऑफ गुड होप कौन पहुंचा था? बार्थोलोमियो डियाज करके एक व्यक्ति था। 1487, 1487 में ही ये व्यक्ति कहां पहुंच गया था? केप ऑफ गुड होप पहुंच गया था। ठीक है, तो ये क्या है? अफ्रीका के एकदम नीचे से जो रास्ता है वो था आपका क्या? केप ऑफ गुड होप। ये समझ में आ गया? और थोड़ा हिस्ट्री में जाओ तो आप देखोगे कि इस मार्ग की खोज के रीजन क्या रहे। तो उस टाइम पे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज हो, पुनर्जागरण चल रहा था। जब पुनर्जागरण हुआ तो नई नई खोजें हो गई आपकी, कंपास की हो गई, मुद्रा की हो गई, मुद्रण की हो गई, मतलब प्रिंटिंग प्रेस की हो गई। इन सब की जब खोज हो जाएंगी, जहाज भी अच्छे खासे टेक्नोलॉजी वाले आ गए, तो क्या होगा?
लोगों के अंदर एक साहसिकता जागेगी और वो क्या लंबी लंबी यात्राओं पे निकलेंगे। प्लस पूंजीवाद की भी जो भावनाएं थी यहीं से विचारधारा धीमे धीमे प्रबल होनी शुरू हो गई थी। और पीछे जाओगे तो कुस्तुनतुनिया जो थी ना, तुर्की, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है आपका, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी आपकी इटली की, पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया तुर्की। वहां पे इस्लाम और ईसाइयों में युद्ध हुआ, धर्म युद्ध, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। जब ये धर्म युद्ध होगा तो इसमें क्या है ना, पोप वगैरह का बहुत था, चर्च का ये चलता था, ये जो बोलेंगे वही चलना है दुनिया में। लेकिन यहाँ पे चर्च ने इनको आशीर्वाद दिया हुआ था तुम तो जीतोगे, लेकिन हार गए। इस्लाम का वहां पे कब्जा हो गया। जब कब्जा होगा तो इन लोगों को भागना पड़ेगा और इनका भूमध्य सागरीय व्यापार क्या है, बाधित हो जाएगा। जो भूमध्य सागर के चारों तरफ देश है ना, इटली वगैरह, जब व्यापार बाधित होगा तो ये नए नए मार्गों की खोज में फिर निकलेंगे, क्योंकि व्यापारी है, पैसा आ गया, व्यापार बाधित हो गया। ठीक है, तो इस वजह से भी केप ऑफ गुड होप या नए नए, जैसे कोलंबस अमेरिका पहुंचा, है ना, प्लस ये भारत आया, वास्को डी गामा, तो ये सब क्यों आए, क्योंकि इनका व्यापार बाधित हो गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? इसका जवाब बताइए, ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन है? फास्ट बताइए, अब फास्ट चलेंगे, 8 बजे तक खत्म करने 55 क्वेश्चंस। देखो, ब्लू वाटर नीति क्या होती है, जब इन लोगों की नेवी मजबूत हो जाए तो ये क्या, व्यापार की खोज में आए और अपने बेस बना लेते थे। ठीक है, तो ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन व्यक्ति हो गया आपका सबसे पहला, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, पहला फ्रांसीसी गवर्नर था ये, नहीं, पुर्तगीज, फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगीज गवर्नर था। कब बना था ये, 1505 में। इसको वास्तविक संस्थापक जो है ना पुर्तगीज का, वो माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, लेकिन जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है आपका, पहला संस्थापक यही है। पहला और वास्तविक में क्या अंतर होता है, जब शक्ति एकदम अच्छे तरीके से बढ़ा देता है वो वास्तविक होता है, और जो आपका क्या होता है, शक्ति स्थापना कर देता है, तो वो था आपका यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे? बताइए, अब जल्दी जल्दी बताइए। भारत से व्यापारिक संबंध, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, 1498 में यही लोग आ गए थे, 1498 में यही आएंगे, और इन्हीं से ही क्या होगा, व्यापारिक संबंध स्थापित होगा। जब यहाँ पे वास्को डिगामा आया था तो यहां से वो जहाजों के बेड़े के साथ आया था, 5-6 जहाजों का बेड़ा था, और जब ये जहाज से यहाँ से मसाले वगैरह लेके गया और वहां पे इसने बेचे तो 70 गुना मुनाफा कमाया। फिर इन लोगों को लत लग गई कि इतना ज्यादा डिमांड है यहाँ की चीजों की, तो फिर दोबारा बेड़ा आया और फिर इन्होंने यहाँ आके बेस बनाए अपने। पहला बेस कब बना था इनका पुर्तगीज का, बताइए आप लोग। पुर्तगीज ने पहला बेस कहाँ पे बनाया था इंडिया में, और कौन सा था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही आ गया, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। 20 मई 1498 को। आप लोग कमेंट में थोड़ा जल्दी जल्दी बताते रहिए।
पहला बेस पुर्तगीज ने कोचीन में बनाया था, कब बनाया था ये बताना है आपको। फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स देखो चीजें बहुत लिमिटेड होती हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के हर एग्जाम वाले पूछते हैं। सेम चीज यूपीएससी वाले भी करते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर 50 क्वेश्चन होंगे ना, तो उनमें से जो रियल क्वेश्चन है वो 30 ही होंगे। 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे गए होंगे। फिर से ये क्वेश्चन आ गया आपका, क्या है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अभी इस पे बात हुई है, आप लोग बताइए। इसका क्या होगा आपका आंसर? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम वायसराय यही था। दूसरा क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फिर आ गया। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कौन है जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गेसवर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन और डॉन अल्मेडा। तो ये क्या हो जाएगा? जमोरिन। सबको पता है जमोरिन की जो दो स्टोरियां हैं मैंने बता दी थी आप लोगों को। एक स्टोरी जो आप अगर राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, उसमें दिया हुआ है कि इनसे संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत सारी जगह दिया है जमोरिन ने स्वागत किया है, बहुत सारी जगह और भी बुक्स में है। तो आप मान सकते हो कि हाँ जमोरिन ने स्वागत किया था। हो सकता है मजबूरी में ही किया हो, बट किया था। ठीक है, 7th देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? फिर से वही आ गया, लेकिन ध्यान रखना वास्तविक संस्थापक अलग होता है। वास्तविक संस्थापक कौन था और क्यों इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, आप लोग बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन ना हर डायरेक्शन में होना चाहिए उसका आंसर आपके पास। कमेंट में लिख के बताइए। पहली चीज तो संस्थापक था कौन, और क्यों बोला जाता है इसको कि ये वास्तविक संस्थापक ये था, जबकि इसके पहले भी कोई आ चुका था। तो वास्तविक संस्थापक क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्यों था? इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से क्या जीता था? गोवा जीत लिया था। फिर आगे चल के गोवा इनका बहुत बड़ा बेस बना था। आज भी आप जाओगे तो गोवा में जो आपको चर्च वगैरह मिलेंगी, ठीक है, गोवा में जो चर्च आपको मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी, तो वहां पे आप देखोगे कि इनका मेन जो अड्डा था वो गोवा बन जाता है आगे चल के। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपको कथन बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। देखो क्वेश्चन तो अभी इस पे बात हुई है, यहीं से पता चल गया होगा आंसर। बाकी देख लेते हैं बाकी क्यों सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम, कहीं पे इसको मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं, ठीक है, मछलीपट्टनम, कहीं पे बहुत सारी जगह इसका नाम मसूलीपट्टनम भी है। यहां पे स्थापित किया था। कब किया था ये बताइए आप लोग? 1611 में। और ये अस्थाई था, ये अस्थाई कारखाना था। अब कारखाने पहले होते क्या थे? एक प्रकार का घर, कमरा, बड़ा सा हॉल, जहां पे ये चीजें भारत से खरीद के अपने यहाँ पे क्या स्टोर करते थे, और आगे चल के ये क्या करते थे? यूरोप ले जाके बेचते थे। इतना ही इनका काम था। ठीक है, अगला क्या है इसका? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये भी सही है, यहां से ये फैक्ट भी अपने उसमें डाल लेना।
डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया था। तो प्रथम आपको, जब आप आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसको प्रथम कर्नाटक वार भी बोलते हैं, मेनली वो 46 से 48 ही है, लेकिन 40 से 48 भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। क्यों लिखा मिलता है? क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध का विस्तार माना जाता है। वो उत्तराधिकार का युद्ध कब शुरू हो गया था आपका? 1740 में। 40 से वो चला, 46 तक आते आते धीमा पड़ गया, लेकिन फिर इंडिया में चलने लगा। तो ये माना जाता है कि उसी युद्ध का विस्तार है। तो कहीं कहीं 40 से 48 भी है, और कहीं कहीं आपका क्या है, 46 से 48 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो 1746 में जैसे युद्ध शुरू हुआ था, फ्रांसीसियों ने क्या किया था, मद्रास पे कब्जा कर लिया था। मद्रास किसका बेस था? अंग्रेजों का। लेकिन जब इनकी एक्स ला सापेल की संधि होगी, उसमें क्या होगा, मद्रास इनको वापस मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा ना, इसका आंसर पहले ही है। 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, 1510 में किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गलत पूछा गया है, जो सही नहीं है। बाकी सब सही है, ये वाला आपका सही नहीं है। अगले पे आते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? बताइए आप लोग। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो अभी बात हुई है 1503 में, कहां पे बनाया था? कोचीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ठीक है, नादिर शाह अब्दाली का तो सुना होगा ना, कब हुआ था? अच्छा, सन बता दीजिए आप लोग। नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ था? आपको पहले सन बताना है, क्योंकि आप लोग अभी अभी रिवाइज करके आए हो सब्जेक्ट को, तो आपको एग्जैक्टली सारी चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ आंसर मत दीजिए। देखो, ईरानी शासक था नादिर शाह अब्दाली। आक्रमण कब हुआ था? 1739 में। इसके बाद इस लगातार इसका जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, वो बार बार आएगा और आक्रमण इंडिया पे करके जाएगा। ठीक है, लूटपाट करके। उनका यहाँ शासन करने का कोई भी विचार नहीं था। लेकिन जब नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण होगा, इस टाइम पे ये पूरा तहस नहस करेगा। इस बंदे को, मोहम्मद शाह रंगीला को, हरियाणा में क्या है, किडनैप कर लेगा। इनको किडनैप कर लेगा, इनसे करोड़ों रुपए, 50 करोड़ से ज्यादा, शायद 70 करोड़ रुपए इनसे मुआवजा लेगा, लूटपाट करेगा, पूरा मारकाट मचाएगा। तख्ते ताउस सिंहासन जो है आपका, कोहिनूर हीरा, ये सारी चीजें ये लेके यहां से नादिर शाह अब्दाली चला जाता है। और कौन था ये? मोहम्मद शाह, इनको रंगीला भी बोला जाता था। अगले पे चलते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पहली बार किसने किए? भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किन यूरोपियों ने स्थापित किए? तो ये सबको पता होगा, ये कौन है? पुर्तगीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह कौन सी थी? एक फैक्ट्री पूछी गई है जो पुर्तगीज ने स्थापित की थी बंगाल में।
आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि हम जल्दी इसको खत्म करेंगे। तो कौन सी है? हुगली। जो पुर्तगीज क्या थे, लूट मार के लिए बहुत फेमस थे, लूट मार करते थे, धर्म परिवर्तन करते थे, ये सब काम इनका था। यही लूट मार करने के लिए इन्होंने क्या किया था, हुगली नदी के किनारे अपना एक बेस बनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौंडीचेरी, जो वर्तमान में इसका नाम क्या, पुदुचेरी, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन कौन से हैं? पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थे? फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए सही आया है, अभी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहले पौंडीचेरी पे भी कब्जा किसने किया था? पुर्तगीज ने। पुर्तगीज करेंगे, आगे चल के डच आएंगे जो इनको हराएंगे, ठीक है। डच आके इनको हराएंगे, पुर्तगीज को। एक मिनट, इसके कूट हैं क्या? इसके इनमें से आपको बताना है केवल 1, 2, 3, केवल 3 और 1, 2, 3, इस कूट में से आपका देना है आंसर, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका आंसर केवल एक ही होगा सही, अभी बताता हूं मैं कैसे। सबसे पहले यहां पे क्या है, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों को डच हरा के कब्जा करेंगे, और लास्ट में इनका क्या है, इन पे कब्जा किसका? फ्रांसीसियों का हो जाएगा। और फ्रांसीसी ही एकमात्र ऐसे थे जो आसानी से छोड़ के चले गए थे इंडिया को। जब लास्ट में इंडिया स्वतंत्र हो गया था तो वो पौंडीचेरी इंडिया को दे के वो यहां से चले गए थे, ठीक है। तो क्या हो जाए, ये दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे, ये चौथी थी, फोर्थ थी। डच और डेनिशों का भी यहाँ पे क्या बेस, कब्जा मीन्स पूरे उस पे नहीं, इनका भी रहेगा, दूसरे ने भी बेस बना लिया। और अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, नहीं, बाद में अंग्रेजों का भी 93 के आसपास कब्जा हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कूट था केवल एक सही था इसका। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? इसका अभी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में। वही है कि हुगली को जहां पे भी समुद्री लूटपाट की बात आ जाए, ध्यान रखना, जहां पे भी लूटपाट की बात हो, धर्म परिवर्तन की बात आए, तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या करना है, पुर्तगालियों पे लगा के चले आना है। अगले पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उंगली का उपयोग कौन करता था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बोला कि बस क्वेश्चन को बदल के, क्वेश्चंस को बदल के पूछ लिया जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, डकैती के लिए पुर्तगीज। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इस पे एक हल्की सी स्टोरी है, हाईकोर्ट का केस भी अभी हाल फिलहाल में हुआ था। कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉब चारनाक, चारनॉक है, चारनाक भी कहीं कहीं लिखा होता है। इसको माना जाता है ये कलकत्ता का संस्थापक था। हुआ क्या था, 3 गांव थे आपके, कलिकाता, सुतानाती और एक और कोई था, ठीक है, वहीं उनको मिला के कलकत्ता बसाया गया था, ठीक है, गोविंदपुर शायद। अब इनको बसाया गया, जॉब चारनाक को माना जाता है इसने बसाया, लेकिन अभी हाई कोर्ट का एक वो आया था ऑर्डर,
उसमें उन्होंने बोला था, कलकत्ता हाईकोर्ट का ही था ये ऑर्डर, कि कलकत्ता इसके पहले से अस्तित्व में था, तो ये चीज नहीं मानी जा सकती कि इन्होंने बसाया था। बट जो पेपर्स में आते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर जो माने जाते हैं वो इन्हीं को ही माना जाता है। अगले पे चलते हैं। कलकत्ता किसने बसाया था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका, जॉब चारनाक। फिर अगले पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सन था 1688। प्रथम नगर निगम आपका था मद्रास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? देखो, भारत के साथ व्यापार करना था, संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है? बहुत सारे व्यापारी मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, तो किसने आरंभ की थी ये? सबसे पहले बात हो रही है, तो सबसे पहले आए तो पुर्तगीज थे, लेकिन इनकी कंपनी कोई संयुक्त पूंजी कंपनी नहीं थी। दूसरी कंपनी जो डच थी आपकी, इन्होंने ही सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई थी। बाद में जो अंग्रेज आएंगे उनकी भी संयुक्त पूंजी कंपनी रहेगी, 24 डायरेक्टर रहेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें रहेंगी, आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, पहला। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तीसरा है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और आखिरी है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। कोच्चि जो है हाल फिलहाल का कोचीन की बात हो रही है। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, बी इसका सही है ऑप्शन, कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? सीक्रेट क्या था जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर इतनी सफल हुई? ये थोड़ा सा बोले ना, ये आपकी समझ वाला क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आपको आंसर कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि कहीं वो है, लेकिन समझ वाला है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल उस टाइम राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना थी नहीं। एक तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, ऊपर से आपस में लड़ रहे थे सभी। ठीक है, दूसरा क्या है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, जो पश्चिमी तर्ज है ना, वेस्टर्न देशों की तर्ज पे उसको प्रशिक्षण मिला था, वहीं की थी, उनके पास आधुनिक हथियार था, ये भी सही है। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी एक चीज थी। कि अंग्रेजों ने क्या है, बहुत सारे भारतीय, मैंने पहले बताया कि जब आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रथम, वहां पे 3,45,000 जो सैनिक थे टोटल, उसमें से आपके सिर्फ 45,000 क्या थे, अंग्रेज थे, बाकी सब भारतीय थे। तो इनको वेतन देते थे, नौकरी पे रख लेते थे और सारा काम ये लोग करते थे, अपने ही लोगों पे गोलियां चलाते थे। चलिए ठीक है, उपर्युक्त तीनों, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? इसका जवाब आप लोग दीजिए, ये थोड़ा सा नया है, ये वो क्वेश्चन है जो हटके आया है, जो आपके नोट में नहीं है। कौन था? निम्न ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का? ऋषभ जायसवाल सही जवाब है आपका। और बाकी लोग बताइए। तो क्या है, लीवेंट कंपनी, इनको सबसे पहले इनको ही मिला था, और बाद में 1599 में किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक कंपनी बन गई थी,
1600 में इनको एक चार्टर ब्रिटेन की महारानी ने दे दिया था कि आप ईस्ट में जाके व्यापार कर सकते हो। आगे चलते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? बताइए, इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो ये कौन होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हो गया था? अभी मैंने बताया आपको, 1599। 1599 जब इनका गठन हो जाएगा तो आपने मिडाइवल तो पढ़ ही चुके हो। मिडाइवल में आपको पता होगा 1556 से लेके 1605 तक कौन था यहाँ का शासक? अकबर। तो किसके टाइम पे गठन हुआ है? अकबर के समय। पहली जब फैक्ट्री की स्थापना होगी 1611 में आपकी मसूलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में, उस टाइम कौन रहेगा? जहांगीर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए, जो क्वेश्चन का जवाब मैंने पिछली बार दिया वही आ गया। कारखाना 1611 में होगा पहला, तो जहांगीर हो जाएगा यहाँ पे, मसूलीपट्टनम, और 1613 सूरत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? इसकी कई बार बात हो चुकी है, कोई शक नहीं होना चाहिए। सूरत में। कहां है? सूरत। कौन आया था आप लोगों को बताना है। जहांगीर के दरबार में कौन गया था? एक टॉमस रो भी गए थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस भी गए थे, है ना। आप लोग बताइए कौन दरबार में गया था जब अनुमति मिली थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे, कहां कहां थे? भरूच, चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली। तिरची भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे एनआईटी तिरची है, उस कॉलेज में गया हूं मैं। तो कहां कहां थे इनके? भरूच में, तिरुचिरापल्ली में, चिकाकोल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने। तो केवल एक सही हो जाएगा, इनके कारखाने कहां थे? भरूच में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहां पे स्थापित की गई थी? क्योंकि यहाँ पे मसूलीपट्टनम है नहीं, तो इन्होंने डाउट खुद ही नहीं रहने दिया क्वेश्चन में, तो सूरत आ जाएगा आपका। वैसे स्थायी कंपनी की भी बात की जाए तो स्थायी कंपनी आपकी कहां स्थापित हुई थी? सूरत में ही, स्थायी कारखाना जो है आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अच्छा, जिसको भी ये तो चीजें करा रहे हैं, ऐसे ही आते रहेंगे आपके टॉपिक, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कराएंगे प्रीवियस एस क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज। यहां से भी आपकी एक समझ बन जाएगी। जैसे चाहिए कि जीएस, जो नए स्टूडेंट हैं, जीएस आप तरीके से पढ़ पाओ। आपका एग्जाम नहीं भी है तब भी आरओ बैच में सारी जीएस ए टू जेड बहुत डिटेल में दी गई है कि यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम दे पाओगे, बहुत आराम से निकलेगा। आप वहां पे जीएस पढ़ सकते हो। ऐप जीएस रेवोल्यूशन करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां पे मिल जाएंगी आपको चीजें। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम किसने? अंग्रेजों ने। बाकी लोग आए थे तो कहां स्थापित कर रहे थे? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। बस 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर क्या है आपका? सूरत। अगले पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो, सॉल्यूशन बता देता हूं। इंडिया है, इंडिया का ए वाला घाट क्या है? वेस्टर्न घाट।
यहाँ पे आपका क्या है, गुजरात है, ये वाला पोर्शन जो है आपका ये गुजरात है, और जस्ट नीचे यहाँ क्या है, मुंबई है। सबसे पहले इन्होंने कारखाना कहाँ, सूरत में लगाया। तो बेस्ट का है, बेस्ट में जिस दिशा में होती थी वहीं पे प्रेसिडेंसी अपनी क्या है, बना देते थे। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सबसे पहले ये कहाँ बनाएंगे, सूरत में बनाएंगे। आगे चल के मुंबई क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका वेस्टर्न प्रेसिडेंसी क्या पूछा है, प्रारंभिक दौर में, तो कहाँ होगी आपकी, सूरत में। अगले पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था, इसका जवाब दीजिए। बंबई किससे लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ध्यान रखो, पुर्तगाली थे। अगर 1681 के आसपास, एक बार इसको डेट को, सन को देख लेना, 1681 के आसपास क्या हुआ था, यहां के ब्रिटेन के शासक थे चार्ल्स राजकुमार, चार्ल्स द्वितीय। इनकी शादी हुई थी, पुर्तगीज थी वो राजकुमारी, जिसका नाम था कैथरीन। तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, इनको दहेज, अब दहेज उस टाइम पे भी चलते थे, दहेज के रूप में बॉम्बे दे दिया था। मतलब बॉम्बे पहले पुर्तगालियों के पास था, इनको दहेज के रूप में दे दिया था। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 10 पौंड के वार्षिक एक कर पे एक प्रकार का किराया था, यह दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्या आ जाएगा इसमें, किससे लिया था, पुर्तगालियों से। अगले उस पे आते हैं। निम्न में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। ठीक है, तो प्रयागराज के किले पर किस वर्ष अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, यह है 1797। 1797 में यहाँ का शासक था आपका अवध का, अवध के अंदर ही आता था आपका। तो शासक कौन थे आपके, सादत खान। इन्होंने क्या है, अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया था एक किला। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, इसका जवाब दीजिए। कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। तो इसको देखो, इसको याद रखने में बड़ा ही नॉर्मल सा है, ध्यान रखो। क्या है, सर जॉन चाइल्ड। नाम में ही चाइल्ड लगा है, बिहेवियर भी इनका चाइल्डिश ही था। क्या किया था इन्होंने, मुंबई और पश्चिम के जो बंदरगाह थे उन पे कब्जा किया। जो लोग हज यात्रा वगैरह के लिए जा रहे थे उनको जाने से रोका। औरंगजेब तो उस टाइम बहुत शक्तिशाली, अगर इंडिया का सबसे शक्तिशाली शासक बोलो पूरे मध्यकाल का तो औरंगजेब था। उसी के टाइम पे सबसे ज्यादा विस्तार था साम्राज्य का। उससे पंगा ले लेंगे तो क्या करेंगे, उसने बोल दिया इनको कि निकल जाओ, छोड़ना ही पड़ेगा। बाद में इनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। पहले क्वेश्चन देख लो, फिर ऑप्शन पे आते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था, बहुत ही नॉर्मल सा आपको लिखाया गया। ठीक है, तो पहला अगर ऑप्शन देखो आप कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तो क्या यह तात्कालिक कारण था, प्रतिद्वंद्विता तो चली आ रही थी। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ये मैंने बताया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आपका था ऑस्ट्रिया में 1740 से ही क्या चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार मतलब क्या होता है, राजगद्दी का युद्ध चल रहा था, इसी का विस्तार माना जाता है। दैट मीन्स ये तो 40 से चल रहा था, और प्रथम कर्नाटक युद्ध मानो तो 46 से 48। तो ये रीजन था बट तात्कालिक नहीं था। तात्कालिक रीजन था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। इन्होंने क्या है, फ्रांसीसी जहाजों को रोक लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था, इससे ये तात्कालिक कारण था। और इससे ही क्या हो गया था, आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। अब तो ये बड़ा नॉर्मल सा है, जब कर्नाटक
3 युद्ध हुए थे, कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष थे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तीनों की डेट बताइए और तीनों की संधियां, किस संधि के द्वारा तीनों युद्ध समाप्त हुए और किस किस डेट में हुए, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला करते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उपयोग चुनिए, ठीक है। अब इसका कूट तो अभी नहीं देख पाओगे, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे ही बताना है। इसका जवाब देख लेते हैं, बाद में आपको कूट दिखा देंगे, ठीक है। तो सूची प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, एक्स ला सापेल। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ आपका, पेरिस की संधि से अंत हुआ था, कब हुआ, 1763। इसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था आपका, ब्रिटिश की हार हुई थी इस युद्ध में। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था, युद्ध बराबरी पे समाप्त हुआ था, कौन ज्यादा शक्तिशाली है इसका निर्णय नहीं हो पाया था, ठीक है। ये सारा है, आप इसको मैच कर लेना। कूट पे चलते हैं, कूट में क्या है, कूट ये है, ये देख लेना, जो भी फिट बैठ रहा हो वो कर लेना, ठीक है। अगले पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उसकी बात हो रही जो सही सुमेलित नहीं है, बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। पहला, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब हुआ, 46 से 48, जो मैंने बोला कि कहीं कहीं 40 से 48, कहीं कहीं 46 से 48, ये सही है आपका। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये 49 से 54 है, कहीं कहीं, कहीं कहीं 55 तक है, 1749 से 1754 तक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, गलत पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला। बाकी तृतीय युद्ध 58 से 63 बिल्कुल सही है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। इसको जिसने भी क्लास ध्यान से सुनी होगी, इस क्वेश्चन का तुरंत उसके पास जवाब होगा। जिसने नहीं सुनी होगी उसके पास या तो उसने ये क्वेश्चन कहीं देखा होगा तभी सॉल्यूशन होगा। आप लोग इसका जवाब बताइए। मैंने बताया था 1742 में एक बंदा आएगा, कौन सा, फ्रांसीसी गवर्नर बन के, डुप्ले, लॉर्ड डुप्ले, और फ्रांसीसियों की यहां से नीति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी तक ये क्या व्यापार करने आए थे, अब इन्होंने बोला कि इनके आपस में भाग लो, प्रशासनिक भी अधिकार करो जिससे व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। ये नीति डुप्ले ही चेंज करता है। सहायक संधि का भी सर्वप्रथम यही व्यक्ति प्रयोग करता है, वैसे ही सहायक संधि जैसी एक संधि थी, और ये बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था। जो आपका द्वितीय फ्रांसीसी युद्ध हुआ है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, इसमें क्या किया इसने, डुप्ले को वापस बुला लिया था फ्रांसीसियों ने, और ये इनकी भूल भी मानी जाती है, नहीं तो ये अच्छी टक्कर दे रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था। तो फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना कहां लगाया था, मयंक 10 मिनट और रुको, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, इसके बाद खाना बनाइए। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहां लगाया था, सूरत में। कब लगाया था, 64 में आए थे और 68 में इन्होंने कारखाना लगा दिया था। अगला चलते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी, लुई 14वां का शासनकाल था। इसका एक मंत्री था कालबर्ट, इसने स्थापित की थी ये कंपनी, ठीक है, लुई 14 में। बहुत ही, इसने दाढ़ी पे भी कल लगाया हुआ था, सबसे शक्तिशाली फ्रांस का शासक हुआ करता है। और इसके बाद इसी के वंश का एक लुई 16वां आएगा, लुई 16,
XVI। इस व्यक्ति के समय में जो फ्रांस की क्रांति होती है ना, इसके समय में होती है, ठीक है, लुई 16वें के काल में। तो 14वें के काल में क्या हुई, आपकी कंपनी की स्थापना हो गई। अगले पे चलते हैं। निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का शासक किसे माना जाता है, आप लोग को ये बताना है। अभी मैंने बताया कौन था, कॉलबर्ट मंत्री था 14वें का। अगले पे चलते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन कारखाना डचों ने स्थापित किया था? कौन सा कारखाना है जो बंगाल में डचों ने स्थापित किया था? एक क्वेश्चन में आपका देखो, बंगाल में हुगली भी इन्होंने स्थापित किया था। चिनसुरा, अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि चिनसुरा क्या है। चिनसुरा एक जगह है बंगाल में, जैसे हुगली जगह है, चंदनगर उसी के पास जगह थी, वैसे एक चिनसुरा जगह थी। तो इन दो जगह पे स्थापित किया था किसने, डचों ने। तो दोनों सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बी एंड सी दोनों इसके करेक्ट होंगे आंसर। 43 देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? बीपीएससी वालों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें डाउट भी है। 1632 माना है जो भी आया था, लेकिन जो साक्ष्य हैं वो बोलते हैं कि 1638। जो आपकी इग्नू की बुक्स हैं या जो बिहार के लेखक हैं यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने इसको क्या माना, 1638 माना। अगले उस पर चलते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि, दक्कन की बात हो रही, दक्कन कौन सा है, कर्नाटक और आंध्र वाला, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र, ठीक है, दक्कन है। तो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों रहे? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है। डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत है, बहुत सक्षम था ये व्यक्ति। अंग्रेजों की जो सेना थी वो ज्यादा शक्तिशाली थी, तुरंत आपूर्ति हो जाती थी, ठीक है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, भारतीय लोग तो किसी को पसंद नहीं करते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो लोग सेना में रखते थे वो आ जाते थे, नौकरी देनी है तो आ जाएंगे। पौंडीचेरी साम्राज्य, बाकी ये सब गलत है, बी सही है, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, ये ध्यान रखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्डर पूछा गया, आपको ऑर्डर लगाना है कि कौन सी कंपनी पहले आई कौन सी बाद में आई, लेकिन भारतीय व्यापार में पूछा जा रहा है। व्यापार में कब आएगी, जब वो अपना पहला कारखाना डाल देगी, उस हिसाब से आपको लगाना है। ये यूपीएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन प्री में। तो सबसे पहले कौन आएगा, अंग्रेज नहीं, सबसे पहले पुर्तगीज, फोर्थ आ जाएगा। द्वितीय नंबर पे डच आ जाएंगे, टू। तृतीय पे अंग्रेज। डचों ने कब, 1602 में आए थे, 1605 में इनकी स्थापना हो गई थी। इनकी कब हुई, 1611 में पहली फैक्ट्री की स्थापना। पुर्तगीज 1503 में इन्होंने बेस बना लिया था, 1498 में आ गए। फ्रांसीसी पता है इनकी पहली कंपनी कब हुई, 1668 में। तो यहाँ लगा दो 4 2, इसके बाद अंग्रेज 1 और लास्ट में आपके फ्रांसीसी 3। ये हो जाएगा कूट आपका सही, 4 2 1 3 ए वाला। अगले उस पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के अंत में कूट से सही उत्तर निकालना है, ठीक है। तो आपको बेस बताना है, किसका कौन सा बेस था, मेनली ये पूछ रहा है। तो पौंडीचेरी पूछा गया, गोवा पूछा गया, ट्रंकोबार पूछा गया, और ये सद्रास की जगह ये मद्रास होगा। सद्रास हो सकता है, सद्रास भी कोई हो, बट आई थिंक ये मद्रास होना चाहिए, एक बार देख लेना। तो इसको देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले पौंडीचेरी किन लोगों का था, फ्रेंच, पता है आपको। इसके बाद पौंडीचेरी में आपके फ्रेंच हो गए। इसके बाद पुर्तगीज आपके कहां हो गए हैं, गोवा में। पौंडीचेरी फ्रेंच, एक मिनट,
ये थोड़ा 2 पेज में हो गया, मैं ऐसे ही बताए दे रहा हूं आपको। पौंडीचेरी में आपके कौन हो गए? फ्रेंच। डच कहां हो गए आपके? ट्रंकोबार में। गोवा में कौन हो गए आपके? पुर्तगीज। आगे आएंगे, और आखिरी बचेगा वो आप मैच कर ही लोगे, ठीक है। अगले उस पे चलते हैं। जो सद्रास है या मद्रास होगा तो यहाँ पे डेनिश और डेन होंगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम। बीपीएससी जो बिहार टीचर दे रहे हैं, बिहार स्पेशल आपको पढ़ाया था। बिहार में सोरा और अफीम का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। डच भी अपनी अफीम की जो फैक्ट्री थी ना, वो कलेक्टर भवन है। आज भी जो पटना कलेक्ट्री है ना, वो उनकी अफीम की कोठी हुआ करती थी। तो ये क्या हो गया? बिहार। यूरोपीय वासियों को बिहार से क्या? सोरा और अफीम सर्वोत्तम यहां से प्राप्त होता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट होके आ गया। तो कौन सा क्षेत्र हो गया आपका? बिहार। अगले पे चलते हैं। निम्न यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी, 1664 में। बाकी सब इनके पहले आ गए थे। अगले पे चलते हैं। बाकी सबका सन तो कई बार जिक्र हो चुका है। निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? कौन कौन से स्थान हैं जहां पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ये थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। नागपट्टनम में था, चिंसुरा में था, मछलीपट्टनम में था, आगरा में भी था, सूरत भी था इनका, भरूच भी था, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। दैट मीन्स सब जगह इनके थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करना है आपको। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन किसने किया? शासक के बारे में पूछा गया। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो चलिए 1 बाई 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तंबाकू और लाल मिर्च कौन लाए थे? पुर्तगाली। देन मतलब होता है जो पहली बार लेके आया हो, ठीक है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का आपको पता है कि बाबर आया था, तुगलमा पद्धति अपनाई थी, तोपों का प्रयोग किया था। तो मुगलों के समय से ही थी, अंग्रेजों की देन नहीं मानी जाएगी। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। मृदा के स्वरूप और उपज के आधार पर शेरशाह सूरी पहले ही काम कर चुका था। ये भी आपको बिहार के भी वीडियोज में बता चुके, मिडाइवल में भी बता चुके। दैट मीन्स इनकी कोई भी देन नहीं थी इंडिया को, इन्होंने सिर्फ लूटा है, ठीक है, कुछ दे के नहीं गए। तो क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं। अगला देख लेते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये टिप्पणी थोड़ी सी अंदरूनी आ गई है। नोट्स जो होते हैं जारी होते हैं, वो पढ़ने होते हैं, उनसे है ये। तो ये मैकाले जो था, टीबी मैकाले, इस बंदे ने की थी, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं। एक्सला सापेल, ये संधि के बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हो। प्रथम कर्नाटक युद्ध इसी संधि से खत्म हुआ था। 1748 की संधि के संदर्भ में निम्न में से कथनों में से कौन से सही हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कौन से कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इससे हुई थी, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया था, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। तो क्या 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे इसके आंसर, ये वाला। आगे चलते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है? आपको बताने कौन से कथन सही हैं। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता।
पहला, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलन, जो आपको पढ़ाया गया, आपको पता होगा। ये चीज डिटेल में कराई गई, बताया कि बंगाल उस टाइम सबसे ज्यादा समृद्ध सूबा था, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, और भी सारी चीजें वहां पे थी। तो एक तो इनको संसाधन बेइंतहा मिल गए थे, ये भी सही होगा। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सही था। दैट मीन्स दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। एक और दो दोनों। अगले पे चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। 54 क्वेश्चंस थे आपके जो इस टॉपिक से बन रहे थे। अगला टॉपिक इसके बाद का होगा, उस पर भी इसी तरीके से सारे प्रीवियस ईयर्स करा देंगे। आज थोड़ा टाइम कम था, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो हर एक ऑप्शन का। ठीक है, अभी आप लोगों की कोई क्वेरी हो? सबसे पहली चीज, जो भी स्टूडेंट नए हैं जिनको नहीं पता है उनको बता दे रहा हूं, GS रिवॉल्यूशन करके आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको बैच मिल जाएंगे। 3 बैचेज हमारे चल रहे हैं, एक RO का, एक आपका जूनियर असिस्टेंट का, एक BPO का। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो इनको ज्वाइन कर सकते हो। नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी GS एक बार बेस्ट तरीके से कंप्लीट हो जाए, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि GS हमने सारे बैचेज में कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल पूरी A to Z डिटेल में कराई है। ठीक है, मयंक वाजपेयी बोल रहे हैं इनका केवल एक गलत हुआ। अब सोचो, इतनी एक्यूरेसी अगर आप लोगों की अभी से आ गई तो कोई एग्जाम नहीं रुकने वाला, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रहता है जिसमें सारे नंबर डिटेल रहती है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। 5 मिनट और, इसके बाद एक क्लास एंड कर देंगे। कोई आप लोगों के डाउट हो, क्वेरीज हो तो पूछिए। चलिए, तो इस कॉल को एंड करते हैं, इस क्लास को।